स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। कल बिहार चुनाव के बाद पूरे महागठबंधन का एक ही टॉकिंग पॉइंट था कि किस तरह से लेफ्ट पार्टीज का एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है वरिष्ठ लेफ्ट के नेता सीपीआईएम की जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू सर, जो कल सर कल के चुनाव का जो परिणाम आया उसमें क्या आपको उम्मीद थी कि लेफ्ट इतना अच्छा कर पाएगा? जी उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिल रहा था लोगों से, और उससे लग ही रहा था ना सिर्फ लेफ्ट को लेकिन पूरी महागठबंधन को जो रिस्पांस मिल रही थी, उससे लग रहा था कि अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और जैसे एक लेफ्ट होने के नाते, कम्युनिस्ट होने के नाते, हम कभी संपूर्ण संतुष्टि नहीं होती हमारे यहाँ, और बेहतर करने की बात है, हो सकता था। लेकिन जो भी हुआ वो हम समझते हैं कि लेफ्ट के लिए इतनी बड़ी ताकत में असेंबली पहुंचना, ये बड़ी बात है। लेकिन येचुरी साहब, आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस या लेफ्ट का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो सकता था कि अगर आरजेडी आपको ज्यादा सीट्स दे देता? बिल्कुल, अगर ज्यादा सीट देता तो जिस पर्सन से जो स्ट्राइक फैक्टर है लेफ्ट पार्टीज का, उस हिसाब से अगर आप देखें तो ज्यादा सीट जीतते हम, और वो ज्यादा सीट जीतने से पूरी महागठबंधन को ही फायदा होता। तो आज आप इस बात को मानते हैं कि जो सीटों का बंटवारा हुआ वो पार्टी की ताकत या पार्टी के परफॉर्मेंस से नहीं किया गया, और वो आप रिग्रेट करते हैं? जी, मैं ये रिग्रेट करता हूं कि संख्या के आधार पर गया। ये नहीं होनी चाहिए किसी भी गठबंधन में कि आप वास्तविकता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिएगा किसका प्रभाव है, वहां पर कौन जीत सकता है, उस हिसाब से तय होनी चाहिए थी। वो नहीं हो पाया, ये अधूरी बात है। दूसरी बात यह है कि लेफ्ट का रहने का महत्व समझना चाहिए कि ये लाल झंडा एकमात्र झंडा है जिसपे लोगों का भरोसा है कि उनकी रोजमर्रा समस्याओं के ऊपर, उनके अधिकारों के लिए अगर लड़ने वाला झंडा है कोई, तो ये है। तो अगर सामाजिक न्याय के साथ जो आर्थिक न्याय का जुड़ाव जो हुआ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा महागठबंधन की इस परफॉर्मेंस में। जी, लेकिन आज आप निराश तो जरूर होंगे येचुरी जी, क्योंकि इतनी मेहनत की, इतना दमखम लगाया एक अच्छा कैंपेन खड़ा करने में तेजस्वी यादव ने, और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, आपकी लेफ्ट पार्टीज ने भी बहुत अच्छा एक जल, जंगल, जमीन और जिस तरह से लोगों के मुद्दे वहां पर उठाए गए। पहली बार एक बहुत सालों के बाद एक बिहार में एक इशू बेस्ड इलेक्शन नजर आया, लेकिन फिर भी आज महागठबंधन सरकार नहीं बना पाया। तो इस बात को लेकर आप निराश तो जरूर होंगे मेरे ख्याल से। निराश तो है, लेकिन एकदम निराश नहीं। देखिए, जब शुरू हुआ था इलेक्शन, सभी ओपिनियन पोल्स का कहना था कि 30-40 से ज्यादा महागठबंधन को सीट नहीं मिलना। अब देखिए कि कहां पहुंचे, और 12% घाटा हुआ बीजेपी जेडीयू गठबंधन को लोकसभा के चुनाव के मुकाबले में जी। और आप देख रहे हो जेडीयू का जो परफॉर्मेंस है, नीतीश कुमार जी का खुद जो परफॉर्मेंस रहा उनकी पार्टी का, जो जिस तरीके से पिछले बार महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के पास गए, जनता ने उसको माफ नहीं किया। वो स्पष्ट रूप से नजर आता है, ज्यादातर जनता जो उनको रिजेक्ट जो किया जी। येचुरी साहब, सीमांचल रीजन की अगर हम बात करें तो ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसका एक बहुत प्रबल इफेक्ट दिखा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने CA और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात किया और कहा कि घुसपैठियों को भगा देंगे, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, ऐसे किसी की हिम्मत होगी कि वो भगा देगा। तो इस तरीके का एक नैरेटिव वहां पर बना, और ये वो बैस्टन था जहां पर मुस्लिम यादव वोट बैंक आराम से आरजेडी को वोट दे सकता था। तो आपको लगता है कि सीमांचल रीजन में अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक होता तो शायद आज फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार बन सकती थी? देखिए, सीमांचल रीजन में ज्यादा हुआ, लेकिन बाकी सब जगहों पर भी प्रधानमंत्री के जो भाषण अगर आप सुनेंगे, उनका पूरा का पूरा एक ही निशाना था, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करें। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करके जो हिंदुत्व का जो सांप्रदायिक वोट बैंक है, उसको मजबूत करने की पूरी कोशिश, और वही निशाना था। सीमांचल में जाहिर बात है, जैसे आपने कहा, इसकी प्रभाव ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो कॉम्पोजिशन है वहां की पॉपुलेशन का, उस हिसाब से।
और जब कभी ये इस तरीके की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज होती है तो फायदा होता है एमआईएम जैसे पार्टियों का, उसका उल्टा असर जो पड़ता है। लेकिन एमआईएम जो है वो कंसिस्टेंटली मुसलमानों के सवाल को उठाते हुए वो जो किया उसका भी एक असर जरूर रहा है, एक पॉजिटिव असर जो उनको जो सीटों पे मिले। जी, कल जब शाम को चुनाव परिणाम लगभग फाइनल हो रहे थे तो करीब 9 या 9:30 बजे के आसपास आरजेडी के जो लीडर है मनोज झा वो बाहर निकल कर आए। उन्होंने प्रेस से कहा कि इलेक्शन कमीशन और पे दबाव डाला जा रहा है और नीतीश कुमार का जो प्रशासन है वो लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि किसी न किसी तरीके का की घपलेबाजी हो रही है, ये आरजेडी की तरफ से आया। तो आप भी महागठबंधन का हिस्सा है, आपको लग रहा है कि कुछ घालमेल हुआ है, कोई घपलेबाजी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पिछले आखिरी 2-3 घंटों में अच्छा। एक तो बड़ा स्लो हो गया था काउंटिंग, और इलेक्शन कमीशन खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन स्लो काउंटिंग का रीजन तो उन्होंने ये दिया कि बहुत सारे काउंटिंग सेंटर्स बनाए हैं और कोविड प्रिकॉशंस की वजह से काउंटिंग प्रोसेस स्लो है। ठीक है, लेकिन जब तक वो हो गया था सिर्फ एक राउंड बची थी, 2 राउंड बचे थे, और 2 राउंड करने में जितने बाकी 30 राउंड करने में समय लगा सुबह से, वो 2 राउंड करने के लिए बहुत अनगणित समय क्या इस्तेमाल किया गया। और इसके अंदर हुआ क्या, हमारे साथ हुआ, हमारे कैंडिडेटों के साथ। उन्होंने कह दिया कि आप 30वीं राउंड के बाद बचते 2-3 आखिरी में 5000 से ज्यादा वोट से हम लीड कर रहे हैं तो आप जीत गए। कई सारे जगह काउंटिंग हो गई और कह दिया प्रत्याशियों को कि आप जीत गए। जब बोला सर्टिफिकेट दो तो बोले हाँ देंगे थोड़ी देर में। अब थोड़ी देर में जब पहुंचते सर्टिफिकेट के लिए तब बोलते आप हार गए। नहीं, लेकिन इस चीज का आप प्रमाण कैसे देंगे, आप एविडेंस कैसे पेश करेंगे और इस चीज को लेकर आप कहाँ गुहार लगाएंगे? आप कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से कहेंगे? देखिए इस चीज को लेकर हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। हमने इलेक्शन कमीशन को, हमारे पूरे कैंडिडेट्स लेफ्ट पार्टीज के, वो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि ये सभी जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। और ये कैंडिडेट जो है ये मांग कर सकता है, उसके अधिकार है। और इस तरीके की बातें कहे कि इलेक्शन कमीशन से पूछे कि आखिर ये हुआ कैसे। ठीक है, हो सकता है कुछ नहीं हुआ, मतलब गड़बड़, लेकिन ये क्यों इतना समय लगी, क्यों कैंडिडेट्स को कह दिया गया कि आप जीत गए? जब पहुंचते वापस आप रिकाउंटिंग की भी तो मांग कर सकते हैं ना मिस्टर येचुरी? किया, रिकाउंटिंग किए हैं और उसके बाद कहते पोस्टल बैलेट को काउंट किया, उस वजह से फर्क आ गया। अब नियम ये है पूरे देश में, जब से आजादी हुई पोस्टल बैलेट वगैरह पहले गिने जाते हैं, उनको अब आखिर में कैसे गिना गया? अब ये सब सवाल हैं जिन सवालों को हम उठाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। हम उनसे उठाएंगे तो और उनको आपको लगता है कि जी, आपको लगता है कि जो ये मुद्दे आप चुनाव आयोग में लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि चीजें पलट जाएं, और अगर नीतीश कुमार का जो प्रशासन है और अगर चुनाव आयोग आपके साथ न्याय करता है तो चीजें हो सकता है कि आपके फेवर में भी पलट जाए? अब वो पलटे या ना पलटे, न्याय की बात है। न्याय की बात है कि चुनाव आयोग का ही एकमात्र संस्था है जिसको संविधान ये अधिकार देता है निष्पक्ष चुनाव करवाने का। जी, निष्पक्ष और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए। क्या अच्छी वो बात हुआ है या जी, नहीं हुआ? अच्छी बात है येचुरी जी कि आप चुनाव आयोग में अपनी आस्था रखते हैं, आपका एक फेथ है उसमें, एक इंस्टीट्यूशन है बहुत ही रिस्पेक्टेड। लेकिन कल आरजेडी ने जिस तरह से कहा कि चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है, तो अगर दबाव डाला जा रहा है तो आपको लगता है कि आपको उस संस्था से या इंस्टीट्यूशन से आपको न्याय मिलने की उम्मीद लग रही है? अब दिलवाना जरूरी है, वरना ये संविधान नहीं बचेगा। ये संविधान नहीं बचेगा तो जिस देश को आप और हम जानते हैं, जहाँ पर हम पैदा हुए, जहाँ पर हम बड़े हुए, वो देश रहेगा नहीं जी। अब इसीलिए हमारी विश्वास है इन संस्थाओं में। बिल्कुल। और संस्थाओं के ऊपर दबाव है, ये तो जाहिर रूप से नजर आ रहा है, पार्लियामेंट से शुरू करके, पार्लियामेंट हो, कोर्ट कचहरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई का दुरुपयोग किस तरीके से होता है, ईडी हो, सब संस्थाओं के ऊपर ये है प्रेशर। अब ये प्रेशर को अब लड़ना है, मतलब इसको रोकना है। जी,
चलिए, वो तो फिर बात की बात है कि देखेंगे कि चुनाव आयोग किस बात का संज्ञान लेता है और उससे क्या निकल कर आता है। लेकिन फिर से एक बार महागठबंधन की बात करूंगी कि अब आगे की जो राजनीति है, क्योंकि इस समय बीजेपी का मनोबल बहुत बढ़ गया है, उनके फुटप्रिंट्स जिस तरह से बड़े हैं, उपचुनाव के आप रिजल्ट्स देख लीजिए, तो बिल्कुल एक बार जो बीजेपी, जो सारे विश्लेषक ये कह रहे थे कि बीजेपी का बड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा है 2019 में, और राज्यों के बाद राज्य जितने भी थे वहां पे वो हार रहे थे, लेकिन बिहार की इस बड़ी विक्ट्री के बाद और जिस तरह से उन्होंने उपचुनाव में अपनी विक्ट्री को दर्ज किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल बहुत बड़ा है। तो अब अगर ग्रैंड अलायंस को अपना जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है वो कैसे ठीक करेगा, आपको लगता है कि सिर्फ जी जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। नहीं, देखिए, उनका मनोबल तो किसी का भी बढ़ सकता है अपने ख्यालों के आधार पे। आखिर उनको मिला क्या, उनको मिला क्या? कितना है फर्क? बिहार की सत्ता मिली ना, येचुरी साहब, उनको बिहार की सत्ता मिली ना। सत्ता मिली, लेकिन फर्क कितना है? मनोबल बढ़ाने के लिए फर्क कितना है वोटों में? अगर 10 वोट उधर से इधर आते तो मामला खत्म। तो अब ये सरकार मिली है, सत्ता मिला है, लेकिन वो सत्ता बहुत नाजुक है, वो सत्ता बहुत ही नाजुक है। उसकी स्थिरता कैसी होगी उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन मुझे एक बात बताइए येचुरी जी, कि अगर महागठबंधन अगर महागठबंधन नाजुक नंबर्स में अपनी सरकार बनाता तो आई एम श्योर ऑपरेशन लोटस उसको फिर से बिगाड़ने की कोशिश करता। तो अगर अब नंबर्स नाजुक हैं, तो आप लोग ये सब दमखम क्यों नहीं लगा के अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते? क्या ग्रैंड अलायंस में वो दम नहीं? बिल्कुल दम की बात नहीं है, सवाल है कि उसूल क्या है। अगर खरीदारी के आधार पर आपको सत्ता बनानी है तो इलेक्शन क्यों भाई? अब इसलिए इस कैंपेन के अंदर बिहार के अंदर जो हमें सुनने को मिला, उसका भी प्रभाव होगा जिस नतीजों पे गए। वो क्या है कि साहब, बेशक कोई भी पार्टी जीते जी, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। अब ये है उनकी नैतिकता के बारे में जो जनता सोचती। गोवा में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब मणिपुर में किया, अब कहाँ नहीं किए। नहीं, अल्टीमेटली तो येचुरी साहब सब कुछ जनता ही डिसाइड करती है। लेकिन जिस तरीके की जो हम बीजेपी की राजनीति देखते हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है जिसके बारे में आप खुद कह रहे हैं, तो अभी ये जो प्रबलता वाली राजनीति है ध्रुवीकरण की, ये अभी वेस्ट बंगाल में भी दिखेगी, केरला में दिखेगी, तमिलनाडु में दिखेगी। इसका मुकाबला ये ग्रैंड अलायंस कैसे करेगा? क्या आप लोग सिवाय इलेक्टोरल अलायंसेस के अलावा भी अब अगला कदम ग्रैंड अलायंस का क्या होगा जो एक नेशनल लेवल पर बने, ताकि आप बीजेपी को रोक सके? कैसे होगा? देखिए, उसका ये रोकने का काम होगा जनता को लामबंद करते हुए, जनता के बीच में जाते हुए, उनकी समस्याओं के ऊपर संघर्ष करते हुए। जो काम वामपंथी पार्टियां और ये लाल झंडा करते आती है, यही काम अगर सभी को मिलकर अगर करें हम, तब इसका प्रभाव पड़ेगा। ताकि आप यदि आखिरकार आप कह रहे हो जनता ही डिसाइड करती, जनता ने डिसाइड किया बीजेपी को हराना गोवा में, सरकार किसकी है? जनता ने डिसाइड किया कर्नाटका में भी बीजेपी को हराना, सरकार किसकी है? जनता ने डिसाइड किया मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना, फिर सरकार किसकी बनी? अब ये पैसे और दल बदलू के आधार पर अगर व्यापार के रूप में उतार दो राजनीति को, तो राजनीति थोड़ी ना रही, और जनादेश का मतलब ही नहीं। तो अब इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो जवाब एक ही है, जवाब वही जनता दे सकती है कि अंतर इतना ज्यादा हो कि आप इस खरीदारी के आधार पर जो है सरकार नहीं बना सकती। लेकिन अब वो करना है तो रियलिटी जी, एक राजनीति की जो रियलिटी अभी ये भी है कि जो ब्रांड मोदी है वो बहुत ज्यादा रीएम्फसाइज हो गया है। ऐसा लगता है कि मोदी साहब की जो पर्सनालिटी है उसके आगे कोई नेता कोई टिक ही नहीं पा रहा है। आप देखिए तेजस्वी की रैली में, तेजस्वी यादव की रैलीज में जिस तरह से भीड़ आई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो तेजस्वी का करिश्मा था वो नरेंद्र मोदी के करिश्मा के आगे अब फीका दिख रहा है, जिस तरह से परिणाम आए। फिर वही बात, आप फिर करिश्मा और व्यक्तियों के आधार पर देख रहे हो। जो कारण थे, जो ध्रुवीकरण की बात जो अभी कर रहे थे अपन, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। और ये किस तरीके से 12% का वोट घटा लोकसभा चुनाव के से मुकाबले में, तो क्या प्रतिष्ठा बढ़ी भाई? 12% वोट घटना। अब इस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग करके, तिगड़म करके, इसको जोड़ लिया उसको जोड़ लिया। कितने पार्टियां हैं आज?
बीजेपी जदयू के गठबंधन में। और इन सबको आप जो भी गई है, मतलब दबाव में आकर या लालच में आकर, पैसे में आकर, जो भी है उनको साथ जोड़ा। अगर अगर ये सब, यही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर उनका प्रभाव की बात नहीं है, ये सब सोशल इंजीनियरिंग और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, लेकिन ये यशवी साहब, असली प्रभाव। महागठबंधन की जो एक वीक लिंक मुझे नजर आ रही है इस समय, लेफ्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस बार लेफ्ट का था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पूरे अलायंस पे एक बोझ बन गई है। और कांग्रेस ऐसा नहीं लगता कि कोई सबक सीख रही है, ना उनकी जो लीडरशिप क्राइसिस है वो उनकी पार्टी रिजॉल्व करना चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस को ढोना आपके महागठबंधन के लिए भी तो एक बोझ है। नहीं नहीं, देखिए, अब कांग्रेस के जो समस्या हैं, पहले उनको उनको उसके बारे में कुछ कहने दीजिए, विश्लेषण करने दीजिए, टिप्पणी करने दीजिए, वो उनका अंदरूनी सवाल। आपको लेकिन लगता है कि सवाल वो ये है करेंगे? कि 2 साल में कांग्रेस अपना अध्यक्ष तो चुन नहीं पाई, तो फिर वो क्या लीडर तय करेंगे, मुझे ये बताइए। अब वो उन पे निर्भर है, बताइए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि बात सही है, सीटें, देखिए, ये गठबंधन में यही अफसोस की बात है कि हम बोलते बोलते थक जाते हैं बाकी हमारे मित्रों से कि भाई, ये आंकड़ों के आधार पर बंटवारा मत करो कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। बंटवारा करो आप हर सीट पे किसका प्रभाव ज्यादा है जी। उस हिसाब से वो पार्टी लड़ेगी वो सीट। अब ये काम करने की जगह आप कहेंगे गुत्ते में दे दो हमें 70 या हमें 75, हमें कहीं पर 100, अगर ले लो आप, फिर जीतना है ना। अब जैसे सवाल दीपांकर ये है कि भट्टाचार्य जी ने बोला कि अगर लेफ्ट को 50 सीटें मिलती और कांग्रेस को 50 सीटें मिलती तो आज तस्वीर कुछ और होती। तो आप इस बात को एडमिट मैंने तो, करते हैं? मैं इस बात को कल ही कह दिया था, अगर लेफ्ट को जिस तरीके की स्ट्राइक रेट है, अब ये 29 सीटों की जगह 50 भी मिलती है, तो अब तक महागठबंधन की सरकार होती है बिहार में। ये लेकिन जो तो अगला, ये जी यशवी साहब, जो अगला पड़ाव है वेस्ट बंगाल का, वो तो बड़ा मुश्किल है। और जिस तरीके से अमित शाह जी ऑलरेडी सक्रिय हो चुके हैं, बिहार खत्म नहीं हुआ था और वो वेस्ट बंगाल पहुंच गए, और जिस तरीके का वहां पे हिंदुत्व की जो राजनीति है वो नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एनआरसी, सीए, ध्रुवीकरण, जितनी ओछी राजनीति मुझे लगता है हो सकती है वो होएगी। लेकिन उसका मुकाबला अब ग्रैंड अलायंस कैसे करेगा? क्या वहां पे एक अलग तरीके के कोलिशन की आप कल्पना कर रहे हैं? कैसे करेंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए अगला माइलस्टोन ग्रैंड अलायंस का क्या होगा? देखिए ग्रैंड अलायंस हो सकता है जब आपको ये समझना है कि एक जो सत्ताधारी पार्टी के साथ, जिसके खिलाफ जनता का, जो अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, नाराजगी है, गुस्सा है, जिस तरीके की आप हिंसा की राजनीति जो चलाए पिछले 8 साल में एक्सेट्रा, उनके खिलाफ जो गुस्सा है, अगर पूरा ग्रैंड अलायंस कर ले उनको भी साथ मिलाकर, तो उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को ही होता। अब ये है, आई मीन, ये घटना ही बंगाल में जो इतना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, अब वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अगर पूरा जाएगा बीजेपी को, तो कोई नहीं रोक सकता। कोई अमित शाह जी की जरूरत नहीं है, ना किसी की बात है। तो सवाल ये है कि एक विकल्प चाहिए वहां पे कि ये कौन सा विकल्प हो सकता है। इसीलिए हमारी पार्टी ने ये कहा कि सत्ताधारी पार्टी को अलग रखते हुए जितने भी बाकी सेक्युलर पार्टियां हैं सबको साथ आना चाहिए, कांग्रेस सहित। ये हमारी निर्णय है, हमने अपील भी किया उनको। अब देखें आगे को अब क्या होता है वहां पे। अब ये होना चाहिए, क्योंकि ये विकल्प बनेगा तभी जनता के अंदर ये विश्वास पैदा होगा। नहीं, बिहार एक ऐसा चुनाव था बहुत सालों के बाद जहां पे हमने पहला इशू बेस्ड इलेक्शन देखा, जहां पर विपक्षी पार्टीज थी, उन्होंने रोटी, रोजगार, दवाई, महंगाई, ये सब की बातें की और लोगों में रेजोनेट भी करा ये मुद्दा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेजोनेट नहीं किया, वरना आप लोगों को इतने नंबर्स नहीं मिलते। लेकिन अब अगली चुनौती महागठबंधन और साथ में लेफ्ट के लिए क्या है? अगली चुनौती यही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम आज कहे हैं कि ये संघर्ष जारी रहेगा, जनता की समस्याओं को हल करना। हाँ। ये हम ले जाएंगे असेंबली के फ्लोर पे। हाँ। और सरकार पे दबाव रहेगी कि इन नीतियों को लागू करिए। आपने रोजगार का वायदा किया, आपने मुफ्त वैक्सीन का वायदा किया, आप लाइए, करिए ये। और जनता के हित में जो भी आपको जो करना है, जो मांगे हमने जो रखी, उन सब पे
ये संघर्ष का अब प्लेटफॉर्म ना सिर्फ बाहर सड़कों पे और खेतों में रहेगा, लेकिन वो असेंबली के फ्लोर पर भी रहेगा। ओके, और इस तो यानी संघर्ष कि को जो हम आगे ले जाएंगे। तो आने वाले जो दिन है येचुरी साहब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल में होंगे, क्योंकि अगर सरकार जैसे ही अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाती तो आप लोग अब सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं और उन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सड़क पे और असेंबली में, दोनों। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप सब बने रहिएगा। गुड, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सर। तो आप बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर, आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा, बताइएगा आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।